हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने रेस्ट ऑपरेटर के बारे में देखा था, स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरो फंक्शंस को। ये क्या होते हैं, क्या यूज़ होता है इनका, कैसे हमें हेल्प करेंगे, आइए देखते हैं। तो अभी तक जो हम फंक्शन बनाते थे वो कुछ इस तरीके से बनाते थे। अगर मेरे को कोई, और सपोज मैं इसको console.log करा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से फंक्शन बनाते थे। इसका दूसरा तरीका जो है, ये मेरा हो गया एक तरीके से फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा तरीका होता है मेरा फंक्शन एक्सप्रेशन, जिससे मैं क्या करता था, where sum इक्वल टू इस तरीके से। तो बेसिकली जो एरो फंक्शंस हैं वो आपको, जैसे ये आप फंक्शन एक्सप्रेशन दिया करते थे, उसका जस्ट एक रिप्लेसमेंट है। और उसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होगा। सेम मेरा फंक्शन एक्सप्रेशन अगर मैं एरो फंक्शन यूज़ करके करूं तो वो कुछ बनेगा ऐसे। फंक्शन मेरा कीवर्ड हट जाएगा यहाँ से, जो मेरे पैरामीटर्स हैं उसके बाद एक इक्वल टू का साइन और उसके बाद एक ग्रेटर देन का साइन। तो ये मेरा बन जाएगा एक तरीके से एरो। इसको लोग फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जो एरो है ये थोड़ा फैट है, इसलिए इसको फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने जस्ट ये फंक्शन कीवर्ड रिमूव कर दिया, मेरा पैरामीटर एज इट इज़ है, और इसके बाद जस्ट ये मेरा एरो आ गया है, और बाकी जो मेरा कर्ली ब्रेसेस थे वो एज इट इज़ रहेंगे। जो भी मेरे फंक्शन के अंदर का कोड लिख रहा था मैं, वो सब एज इट इज़ रहेगा। तो एरो फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका सिंटैक्स लिखा हुआ था फंक्शन के साथ, इसको थोड़ा नीटली आप लिख सकते हैं। इसमें लाइन ऑफ कोड भी कम होते हैं। वो कैसे, सपोज ये मेरा फंक्शन था जो कि मेरा नाम प्रिंट कर देता है, जो भी मैं इनपुट दूंगा वो प्रिंट कर देगा। इसको अगर मैं एरो फंक्शन में लिखना चाहूँ तो मेरा सिंटैक्स देखो आप कितना छोटा हो जाएगा। ये ख़त्म हो गया मेरा फंक्शन। तो यहाँ पे हुआ क्या, अगर मेरा पैरामीटर सिंगल है तो मेरे को ये ब्रैकेट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ये मेरे को ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट एरो फंक्शंस में क्या होता है, अगर आपका सिंगल लाइन की स्टेटमेंट है तो रिटर्न इसमें इम्प्लिसिटली रहता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा वो सेम चीज़ मेरी रिटर्न हो जाएगी इस फंक्शन के कॉलिंग पे। बट ये वाली जो चीज़ है वो सिर्फ सिंगल लाइन एरो फंक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ या कुछ एक्स्ट्रा कोड एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, उस केस में मेरे को कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मेरे को फिर रिटर्न भी एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा, लाइक दिस। तो बेसिकली एरो फंक्शंस क्या करता है, मेरा जो सिंटैक्स है वो थोड़ा छोटा कर देता है, मेरे लिए इजी हो गया लिखना, थोड़ा कोड मेरे को थोड़ा कंसाइज दिखता है। अब आते हैं एरो फंक्शन के मेन फ़ायदे के बारे में। मैं इस सबको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर एक नंबर प्रॉपर्टी है और एक मेरा मेथड है इंक्रीमेंट, जो बेसिकली मेरा जो नंबर प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये मेरा एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। अभी मैं इसके जस्ट नीचे इस ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे मैं अगर इसको इंक्रीमेंट करा देता हूँ तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 0 था। अब मैं अगर चेक करूँगा तो आप देख सकते हो नंबर मेरा इंक्रीमेंट हो गया है। मैं दोबारा इसको चलाऊँगा तो मेरा एक और बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो गया। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो इंक्रीमेंट होने के थोड़ी देर बाद प्रिंट हो जाए कंसोल पे, तो मैं उसके लिए सेट टाइम आउट लगाता हूँ। एक मैंने लिख दिया सेट टाइम आउट फंक्शन console.log और मैंने नंबर प्रिंट करवा दिया। अब मैं रिफ्रेश करके इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है। अब आइडियली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा 1 प्रिंट हो, लेकिन ये अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? अब इस चीज़ के लिए पिक्चर में आता है ये दिस कीवर्ड। अब होता क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर जो दिस की वैल्यू होती है, सपोज़ मैं अगर कोई फंक्शन बनाता हूँ, इसके अंदर मैं दिस प्रिंट करवाता हूँ, तो दिस जो मेरा आया है वो विंडो ऑब्जेक्ट आया है, जो मेरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है विंडो।
अगर मैं फंक्शन नॉर्मली वैसे बनाता हूँ तो उसके केस में मेरा विंडो ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर किसी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मेथड है, जैसे यहाँ पे मेरा इंक्रीमेंट मेथड है, इसके अंदर अगर मैं दिस देखूँगा तो ये दिस मेरे को ऑब्जेक्ट का दिस देगा। जैसे अगर मैं इसको हटा के यहीं पे console.log कर दूं और यहाँ पे दिस प्रिंट करवा दूं, अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो मैंने जब दिस प्रिंट करवाया, दिस में मेरा पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो मेरा ये प्रिंट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेरा ये मेथड था, इस फंक्शन के अंदर जो दिस था वो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब प्रॉब्लम आती है सेट टाइम आउट के अंदर। सेट टाइम आउट जो भी फंक्शन लेता है वो उसको इस तरीके से मानता है एज इफ मैंने फंक्शन बाहर नॉर्मल डिक्लेयर किया हो। जैसे मैंने ये टेस्ट वाला किया था, वो इस तरीके से मानेगा इस फंक्शन को। तो उसके लिए दिस की वैल्यू जो होगी वो विंडो ऑब्जेक्ट होगी। इसीलिए यहाँ पे जब मैं दिस डॉट नंबर प्रिंट करा रहा हूँ तो ये बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट में ढूंढ रहा है कि क्या नंबर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, इसलिए इसने अनडिफाइंड प्रिंट करवाया। अब यहाँ पिक्चर में आते हैं एरो फंक्शंस। अगर मैं इस सेट टाइम आउट के अंदर एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सेम इसकी जगह कॉपी करके इसको एरो फंक्शन बना देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया है। ये 1 इसलिए प्रिंट हो गया है, एरो फंक्शंस क्या करते हैं, एरो फंक्शन को खुद नहीं पता कि उनको दिस की वैल्यू क्या लेनी है क्या नहीं लेनी। एरो फंक्शंस का खुद का कुछ नहीं है अंडरस्टैंडिंग। एरो फंक्शंस का क्या है कि जिस फंक्शन के अंदर ये लिखे हुए हैं, एरो फंक्शन जिस फंक्शन के अंदर ये डिक्लेयर किए गए हैं, इररेस्पेक्टिव वो सेट टाइम आउट के अंदर है या कहीं और है, ये दिस की वैल्यू वही लेंगे जो इस फंक्शन के लिए अवेलेबल है। तो सपोज इस फंक्शन को अगर ये पता है कि दिस की वैल्यू ये ऑब्जेक्ट है, तो एरो फंक्शन भी इस दिस की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट को ही लेगा। तो बेसिकली जो दिस है एरो फंक्शन के लिए, वो उसका जो कॉलर फंक्शन है, उसका जो स्कोप है, उसके अंदर जो दिस की वैल्यू होगी वही एरो फंक्शन के लिए भी दिस की वैल्यू होगी। तो जो स्कोप है इसको हम लेक्सिकल स्कोप भी बोलते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो एरो फंक्शन है अपने लेक्सिकल स्कोप में जो उसकी दिस की वैल्यू होगी उसी को रेफर करेगा। इसको खुद अपनी कोई दिस की वैल्यू नहीं पता, इट्स जस्ट दैट कि जो इसको कॉलर फंक्शन होगा उसमें जो दिस की वैल्यू है वो इसके लिए है। अगर मैं एरो फंक्शन नॉर्मली खुले में बना देता हूँ, अब इसके लिए कोई स्कोप नहीं है तो इसके लिए दिस की वैल्यू क्या होगी, ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है, जो कि हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है। तो एरो फंक्शन का इस केस में ये फ़ायदा होता है कि मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट की। मैं सीधे सेट टाइम आउट वगैरह के अंदर दिस यूज़ कर सकता हूँ। इससे मेरा कोड भी छोटा हो गया और मेरे को दिस की वैल्यू भी करेक्ट मिल रही है। अगर मेरे को ये एरो फंक्शन नहीं यूज़ करना था, फंक्शन के साथ ही करना था, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते थे कि हम यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते थे और उसको दिस की वैल्यू देते थे। तो यहाँ पे जो ये होता था दिस, इसको कर देते थे सेल्फ। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अभी मेरे को जो वैल्यू दे रहा है ये मेरे को 1 दिखा रहा है यहाँ पे प्रिंट करके। पहले सिर्फ एरो फंक्शन का आउटपुट 1 था, अब मेरे इस वाले फंक्शन का भी आउटपुट 1 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो दिस है वो इस वेरिएबल को दे दिया और ये वेरिएबल एज इट इज़ पास कर दिया। तो बेसिकली सारा जो गेम चल रहा है वो इस दिस के कॉन्टेक्स्ट में है। मेरे लिए सब चीज़ पिक्चर में नहीं आती अगर मैं यहाँ पे दिस यूज़ ना कर रहा होता। अगर मेरे को कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, तब मेरे को एरो फंक्शन हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज़ तो मेरा फंक्शन से भी काम हो रहा था, या मेरे को इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मैं ये यूज़ करूँ चाहे एरो फंक्शन यूज़ करूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे केसेस में एरो फंक्शन बहुत बेनिफिशियल है। अभी तो मैंने आपको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में ही एग्जाम्पल दिखाया है। अगर आप रिएक्ट या एंगुलर किसी भी क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ नोटिस करेंगे कि एरो फंक्शन बहुत हेल्पफुल रहता है उस केस में। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता है, आपको दिस बाइंड कराना पड़ता है अलग से, सो दैट आप सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्लासेस की जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको वो डिफरेंस बताता हूँ कि कहाँ आपको एरो फंक्शन नहीं यूज़ करना है। ऐसा तो आप एरो फंक्शन हर जगह यूज़ कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आप दिस की वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे, एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप दिस यूज़ कर रहे हैं तब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने यहीं पे नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है। अगर मैं सब चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं इसी को एरो फंक्शन बना देता हूँ, अब मैं सीधे अगर
कंसोल डॉट लॉग देखूँ कि दिस की एक्चुअली वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को एरो फंक्शन के अंदर, तो यहाँ देखो मेरे को ये विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ इसका कोई कॉलर फंक्शन नहीं है तो इसका स्कोप क्या हो गया, ग्लोबल हो गया, तो इसने दिस को सीधे विंडो ऑब्जेक्ट दे दिया। तो यहाँ इस केस में अगर मेरे को दिस यूज़ करना है तो मेरे लिए एरो फंक्शन बेकार हो गया। मैं इसको यूज़ कर लूँगा तो मेरा जो भी मेरे को एक्सेस करनी है प्रॉपर्टी में नहीं कर सकता। तो ये वो मेरा केस हो गया जहाँ मेरे को एरो फंक्शन नहीं यूज़ करना है। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। यूजली जब हम इवेंट लिस्नर बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सपोज मेरे को बॉडी का क्लिक पकड़ना है, उस केस में मैं क्या करूँगा, अब इवेंट्स में क्या होता है, जो दिस होता है वो मुझे मिलता है एलिमेंट जिस पे एक्चुअली इवेंट ट्रिगर हुआ है। ये मेरा इवेंट है और ये इवेंट किस एलिमेंट पर ट्रिगर हुआ है ये मेरे को दिस के अंदर मिलता है। ये जावास्क्रिप्ट का तरीका है। इस केस में मेरे को हमेशा जो दिस मिलेगा वो मेरे को एलिमेंट मिलेगा। अगर इसी चीज़ को मैं एरो फंक्शन यूज़ करके बनाऊँ, अब यहाँ जो मेरे को दिस मिलेगा वो मिलेगा मेरे को विंडो ऑब्जेक्ट। तो मेरा जो एक्चुअली यूसेज है दिस का वो ख़त्म हो जाता है एरो फंक्शन यूज़ करते ही। तो ऐसे केसेस में अगर मैं एलिमेंट इसको यूज़ करके एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे लिए एरो फंक्शन किसी बेनिफिट का नहीं है। ऑल्दो बहुत जगह आप नोटिस करोगे कि बहुत लोग एलिमेंट को दिस से नहीं बल्कि इवेंट डॉट टारगेट से पकड़ते हैं कि जो मेरा टारगेट है वो इस तरीके से मिल जाता है, तो ये मेरे को एलिमेंट दे देगा जिस पे एक्चुअली इवेंट ट्रिगर हुआ है। तो ये आपका खुद का जजमेंट है, आपको किस तरीके से यूज़ करना है। बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जिनके केस में आपको एरो फंक्शन यूज़फुल लगेगा, क्योंकि आपको वहाँ दिस बाइंड करना पड़ रहा होगा, आपको दिस चाहिए होगा। क्योंकि हमारे केस में मैं रिएक्ट में काम करता हूँ, मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ती है एरो फंक्शंस की, क्योंकि मेरे को एक्सप्लिसिटली दिस नहीं बाइंड करना पड़ता उसके केस में। आई होप आपको एरो फंक्शंस थोड़े से समझ में आए होंगे। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेरे को दे सकते हैं। अभी सीरीज़ में हम और भी वीडियोज़ डालेंगे, सो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।